हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर सेक्शन 11 के बारे में। ये जो सेक्शन 11 है सीपीसी का, ये डील करता है रेस जुडिकाटा के ऊपर। ये जो रेस जुडिकाटा है ये एक लैटिन का फ्रेज है जिसमें रेस का मतलब होता है थिंग या मैटर और जुडिकाटा का मतलब होता है डिसाइडेड। तो रेस जुडिकाटा का मतलब क्या हुआ? अ थिंग ऑलरेडी डिसाइडेड। ये रेस जुडिकाटा एक्चुअली में सिविल केसेस के अंदर एक बार होता है कि जैसे हमने मान लीजिए आपके अगेंस्ट कोई सूट फाइल किया, उसके अंदर जो कॉज था अगर वो एक बार डिसाइड हो गया, अब हम दोबारा फिर आपके अगेंस्ट सेम कॉज के लिए अगर सूट फाइल करेंगे तो जो सेकंड सूट होगा मेरा, जो हम आपके अगेंस्ट फाइल करेंगे, वो बार हो जाएगा रेस जुडिकाटा से। इसका मतलब क्या होगा कि जो सेकंड कोर्ट होगी उस सूट को डिसमिस कर देगी, वो सूट यानी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। आइए इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखिए, अब एक केस के अंदर ए जो है बी के अगेंस्ट एक सूट फाइल करता है। किस चीज के लिए? डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सूट डिसमिस हो जाता है। अब ए कुछ दिन तक बैठा रहता है, फिर इसके दिमाग में आता है कि चलो फिर फाइल करे बी के अगेंस्ट, शायद जीत जाए केस। फिर इसके दिमाग में आता है, फिर क्या करता है? फिर सेम कॉज के लिए, सेम कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के लिए फिर डैमेजेस मांगता है और बी के अगेंस्ट सूट फाइल करता है। अब यहां पे इसने बी के अगेंस्ट फाइल किया था, इसका जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं स्टैब्लिश हो पाया तो केस डिसाइड हो गया, तो सूट डिसमिस हो गया। अब जब इसने दोबारा फाइल किया तो ये सूट जो होगा बार हो जाएगा। सूट कैसे बार हो रहा है? रेस जुडिकाटा से बार हो रहा है, क्योंकि यहां पे जो कॉज था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना, ये ऑलरेडी पहले सूट में डिसाइड हो चुका है। अब आइए समझते हैं कि रेस जुडिकाटा के पीछे क्या प्रिंसिपल्स हैं। देखिए, अब ये जो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल है, ये तीन मैक्सिम्स के ऊपर बेस्ड है। कौन कौन सी? पहली मैक्सिम है नेमो डेबिट बिस वेक्सारी प्रो उनो एट इयाडिम काउजा, यानी नो मैन शुड बी वेक्स ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। अब याद करिए जो हम लोगों ने अभी ए और बी वाला इलस्ट्रेशन देखा था कि क्यों ए जो है बी के अगेंस्ट दोबारा सूट अगर फाइल करेगा तो वो बार हो जाएगा। क्यों? पहली मैक्सिम कह रही है किसी इंसान को सेम कॉज के लिए दो बार परेशान नहीं किया जाएगा, तो नेमो डेबिट बिस वेक्सारी प्रो उनो एटियाडिम काउजा। दूसरी मैक्सिम क्या? इंटरेस्ट रिपब्लिकाए उट सिट फिनिस लिटियम। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एंड टू लिटिगेशन। ये स्टेट के इंटरेस्ट में है कि ये जो मुकदमेबाजी है, लिटिगेशन है, इसका एक एंड होना चाहिए। ऐसे तो ए ने बी के अगेंस्ट एक सूट फाइल किया, जो अभी हम लोगों ने इलस्ट्रेशन देखा था, डैमेजेस मांगा, कुछ दिनों के बाद फिर उसका मन करे फिर बी के अगेंस्ट फाइल कर दे, फिर केस में डिसमिस हो गया, फिर कुछ दिनों के बाद लगे कि चलो फिर ट्राई करते हैं, फिर जाके फाइल करे, फिर डिसमिस हो जाए, फिर कुछ दिन बैठा रहे, ऐसे तो वो करता ही रहेगा। सो देयर शुड बी एंड टू लिटिगेशन। फिर तीसरा है रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट ऑक्यूपिटर, मतलब कि जो जुडिशियल डिसीजन होते हैं इसमें ये प्रिजम्पशन है कि वो करेक्ट है। तो जुडिशियल डिसीजन आ गया, सूट डिसमिस हो गया, तो ये प्रिजम्पशन है कि वो डिसीजन सही है। तो ये तीन मैक्सिम है जिसके ऊपर रेस जुडिकाटा बेस है। चलिए अब देखते हैं हम लोग कि सेक्शन 11 एक्चुअली में कहता क्या है। देखिए सेक्शन 11 क्या कह रहा है। ये कह रहा है नो कोर्ट शैल ट्राई, कोई भी कोर्ट ट्राई नहीं करेगा। अब यहां पे वर्ड शैल इस्तेमाल किया है, मतलब कि अगर सेक्शन 11 की कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं तो इट विल बी मैंडेटरी ड्यूटी फॉर द कोर्ट कि कोर्ट ट्राई नहीं करेगा। किस चीज को ट्राई नहीं करे? किसी भी सूट को। सूट मतलब एंटायर सेट ऑफ प्रोसीडिंग्स। सूट कैसे इंस्टीट्यूट होता है? बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट एज पर सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी। तो कोर्ट जो है किसी भी सूट को ट्राई नहीं करेगा, ना ही इशू को। पूरे के पूरे सूट की भी बात हो रही है, और यह हो सकता है कि उस सूट के अंदर कोई इश्यू हो, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू, यानी उस सूट और इशू में जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू है वही डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू है फॉर्मर सूट के अंदर भी। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब ये कह रहा है कि जो सूट और इशू था उसके अंदर जो मैटर है डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू, उसमें जो मैटर इशू था वो पुराने वाले सूट में भी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था इन अ फॉर्मर सूट। अब इसको भी हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल। देखिए, अब जो सेक्शन 11 जो है कह रहा है कि किसी भी एक केस के अंदर जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली एन इशू हुआ और वो दूसरे भी मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हुआ तो रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। अब मतलब क्या हुआ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू का? तो यहां पे समझिएगा कि मैटर इन इशू है, इसको हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू, कोई भी एक केस के अंदर
मैटर जो है दो तरीके के हो सकते हैं, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, तो इसके ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि रेस जुडिकाटा अप्लाई हो रहा है क्योंकि सेक्शन 11 में साफ तौर पे बोल दिया गया है। दूसरे ऐसे मैटर हो सकते हैं किसी केस के अंदर जो मैटर कोलैटरली और इंसिडेंटली इन इशू हो, इसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज दैट कि मैं लैंडलॉर्ड हूं और आप मेरे टेनेंट हो, हमने आपके अगेंस्ट सूट फाइल किया रेंट की रिकवरी के लिए कि आप हमें रेंट नहीं दे रहे हो। आपने ये कहा कोर्ट में कि आप रेंट देना चाहते हो लेकिन आप उतना रेंट नहीं देना चाहते हो जितना हम मांग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे 1,000 रुपए मांग रहे हैं, आपने कहा कि आप 1,000 नहीं दोगे बल्कि आप 800 रुपए दोगे। आपका कहना यह था कि आप 800 इसलिए दोगे कि जो एरिया हमने आपको दिया है लीज पे वो एरिया कम है, मतलब उसका एरिया कम है। हमने बताया जितना आपको है, हमने बताया 1,000 स्क्वायर फीट लेकिन निकला वो 800 स्क्वायर फीट, तो आपने कहा कि आप 800 रुपए दोगे, आपने ये बोला। अब यहां पे हमारे और आपके बीच में एक्चुअली अगर आप देखें तो डिस्प्यूट क्या है, क्या आप लायबल हो पूरा फुल रेंट देने के लिए? यही तो हमारे आपके बीच में मेन डिस्प्यूट है ना, क्या आप लायबल हो हमें पूरा रेंट देने के लिए? लेकिन आपने कहा कि उस लैंड का जो हमने आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी दिया उसका एरिया कम है। कोर्ट ने क्या करा, उस लैंड को चेक करवाया, नपवाया, पता चला कि एरिया जो है बल्कि ज्यादा है। एरिया जो है इसका तो 1200 स्क्वायर फीट में है, एरिया तो इसका 1200 स्क्वायर फीट के अंदर है। तो अब यहां पे कोर्ट ने देखिए, एक इशू ये था कि क्या आप हमें पूरा फुल रेंट दोगे, और दूसरा एक्चुअल साइज क्या है लैंड का, लैंड का एक्चुअल साइज क्या है। तो अब यहां पे क्या आप पूरा फुल रेंट देने के लिए लायबल हो, ये हो गया मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटैंशियली इन इशू, जिसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। अब अगर दोबारा सूट फाइल किया आपने या हमने एक दूसरे के अगेंस्ट सेम मामले को लेके, रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। लेकिन लैंड का क्या साइज है, ये क्या था, साइड इशू, मेन इशू नहीं है, साइड इशू। मेन इशू तो ये है, तो मैटर कोलैटरली एंड इंसिडेंटली इशू का मतलब साइड इशू, मेन इशू नहीं। जैसे एक सड़क होती है और एक साइड वॉक होता है, तो सड़क क्या है, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। साइड वॉक क्या है, मैटर कोलैटरली और इंसिडेंटली इन इशू। तो इस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा, इस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। तो उस लैंड के साइज को लेके अगर कोई सूट फाइल किया जाएगा दोबारा, रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू का क्या मतलब है। आइए वापस चलते हैं। नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू इन विच द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू हैज बीन डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ फॉर्मर सूट। तब आपको समझ में आ गया कि किस इशू के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा, जो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू होगा फॉर्मर सूट में। फॉर्मर सूट में मतलब पहले वाले सूट में। फॉर्मर सूट का मतलब क्या हुआ कि जो सूट पहले डिसाइड हुआ है, इससे मैटर नहीं करता कि किसको पहले फाइल किया गया है। आगे, बिटवीन द सेम पार्टीज, यानी जो पार्टीज होंगे, यानी जो प्लीडिंग्स के ऊपर पार्टीज दिख रहे होंगे वो बिटवीन द सेम पार्टीज। तो ए और बी सेम पार्टीज, तो हम और आप सेम पार्टीज हो गए। अब ये सेम पार्टीज के ऊपर भी लागू होगा, उसके साथ साथ लिखा है और बिटवीन पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम। अगर हमारे थ्रू कोई क्लेम करेगा उसके ऊपर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। जैसे मेरे वारिस, मेरे लीगल एयर्स, मान लीजिए हमारे आपके बीच में किसी प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हुआ, कोर्ट ने डिसाइड कर दिया मेरे फेवर में कि वो मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब कल जो है मेरे जो वारिस होंगे जो उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे, या मान लीजिए कि उसी प्रॉपर्टी को हमने किसी को बेच दिया, अगर आप उसके अगेंस्ट सूट फाइल करेंगे तो फिर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनसे हमारी क्या है, एक लीगल रिलेशनशिप है। तो जिससे हमारी लीगल रिलेशनशिप होगी, पार्टीज की लीगल रिलेशनशिप होगी, उसके ऊपर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा। जैसे कोई बायर हो गया, जैसे लीगल एयर्स हो गए, किसी को हमने गिफ्ट में प्रॉपर्टी दे दी, किसी को वसीयत कर दी, ठीक है। सेम पार्टीज और बिटवीन पार्टीज अंडर होम दे और एनी ऑफ देम क्लेम। इसके साथ साथ सेम पार्टीज के अंदर चाहे ए बी के अगेंस्ट सूट फाइल करे, चाहे बी ए के अगेंस्ट सूट फाइल करे, दोनों केस में रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। रेस जुडिकाटा को डिफेंडेंट्स के केस में भी अप्लाई हो सकता है कि अगर एक से ज्यादा डिफेंडेंट्स हैं और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो उनके ऊपर भी रेस जुडिकाटा अप्लाई हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है लिटिगेटिंग अंडर द सेम टाइटल, कि अब ए और बी अगर इनके बीच में लिटिगेशन चल रहा था, दोबारा फिर से रीलिटिगेशन होता है, तो यहां पे इनका टाइटल सेम होना चाहिए। इसका क्या मतलब होता है, आइए इसको भी समझते हैं। देखिए, जब भी हम लोग सूट फाइल करते हैं तो हमारी एक लीगल कैपेसिटी होती है, हमारा एक
स्टेटस होता है कि किस लीगल कैपेसिटी में हम सूट फाइल कर रहे हैं। जैसे कोई इंसान लैंडलॉर्ड की हैसियत से सूट फाइल कर रहा है, कोई इंसान ओनर की हैसियत से सूट फाइल कर, कोई क्रिएटर की हैसियत से फाइल कर रहा है, तो किस लीगल कैपेसिटी में आप सूट फाइल कर रहे हैं, इसी को कहते हैं टाइटल। तो लीगल कैपेसिटी या लीगल स्टेटस टू फाइल द सूट, जैसे कि आप ओनर की हैसियत थी, कि लैंडलॉर्ड, की मॉर्गेजर, की क्रिएटर, तो ये जो आपकी कैपेसिटी है ये सेकंड सूट में भी सेम होनी चाहिए। चलिए वापस चलते हैं अब। तो बिटवीन द सेम पार्टीज इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई, यानी जो कोर्ट होगा जहां पे फॉर्मर सूट फाइल किया गया होगा वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए सब्सीक्वेंट सूट को ट्राई करने के लिए। अब देखिए, अब ये कोर्ट किस किस तरीके से कॉम्पिटेंट हो सकता है इसको भी हम लोग समझते हैं। जैसे कि ये सारे कोर्ट जो हैं वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर आ जाएंगे। जैसे अगर किसी कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है, एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन यानी उस कोर्ट के पास या उस ट्राइब्यूनल, उस बॉडी के पास एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है किसी केस को डिसाइड करने का, और सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बार है, तो हम लोग कहेंगे कि उसके पास एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है। तो अगर कोई एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन का कोर्ट है, किसी से भी स्पेसिफिक मामले से रिलेटेड केस को डिसाइड करता है, उसके बाद आप सिविल कोर्ट में जाके सूट फाइल करते हैं, सूट बार हो जाएगा। या कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है, कोई ऐसा कोर्ट जिसका ज्यूरिसडिक्शन लिमिटेड है, यानी वो भी स्पेसिफिक केसेस देखता है, भले ही इस केस के अंदर सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन बार नहीं है, तो भले ही वो लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है, यानी कोई स्पेसिफिक इशू को डिसाइड कर सकता है, पूरे सूट को डिसाइड नहीं कर सकता है। तो अगर काली एक स्पेसिफिक इशू को डिसाइड कर सकता है और डिसाइड कर दिया, बार लग जाएगा। कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन अगर है किसी कोर्ट का, कंकरेंट मतलब कि बराबर का पावर है, दोनों कोर्ट का बराबर का पावर है, कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट के अंदर आ जाएगा। तो यानी जो पहला मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट से डिसाइड हुआ होना चाहिए, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट जो अब फॉर्मर सूट को भी ट्राई कर सकता है। आइए अब वापिस चलते हैं, फिर से बेयर एक्ट में आते हैं। इन अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, कॉम्पिटेंट कोर्ट भी हम लोगों ने समझ लिया। सच सब्सीक्वेंट सूट or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard, उसको सुना गया, सुनवाई हुई, and finally decided by such court, तो उस जगह पे रेज़ जुडिकाटा अप्लाई हो। ठीक है, आइए अब इसके हम लोग अलग अलग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसके अंदर कई एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है कि फॉर्मर सूट का क्या मतलब होता है। अभी हमने आपको बताया कि फॉर्मर सूट का मतलब वो सूट जो पहले डिसाइड हुआ, इससे मैटर नहीं करता कि पहले किसको फाइल किया गया है। दूसरा एक्सप्लेनेशन 2 कह रहा है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन कॉम्पिटेंस ऑफ कोर्ट शैल बी डिटरमाइन, इस सेक्शन के पर्पस के लिए कोर्ट के जो कॉम्पिटेंस है उसको डिटरमाइन यानी चेक किया जाएगा। इससे मैटर नहीं करता है कि उसमें कोई राइट ऑफ अपील है या नहीं, इससे मैटर नहीं करता कि उस कोर्ट से जो डिसीजन आया उसमें आप अपील कर सकते हो या नहीं। तीसरी चीज, अब एक्सप्लेनेशन 3 जो है, अब इस एक्सप्लेनेशन 3 को भी हम लोग समझते हैं। आइए वापिस चलते हैं हम यहाँ पे। देखिए अब आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था मैटर इन इशू के बारे में, जो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली भी हो सकता है और मैटर कोलैटरली और इंसिडेंटली भी हो सकता है। अब ये जो हम लोगों ने पढ़ा था मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, अब किसी भी केस में मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू 2 तरीके से हो सकता है। मैटर एक्चुअली इन इशू हो सकता है कि किसी एक सूट के अंदर हम बोल रहे हैं, आप उसको एडमिट या डिनाई कर रहे हो, तो यानी हमारे सूट के अंदर ही हमारी जो प्लीडिंग्स है उसके अंदर अपीयर हो रहा है, तो मैटर एक्चुअली इन इशू हो गया। जैसे यहां पे हमने आपके अगेंस्ट रेंट की रिकवरी का सूट फाइल किया, तो ये मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था, तो इसको हम लोग कहेंगे ये एक्चुअली में इन इशू है। ठीक है, तो इसमें यही चीज कह रहा है इसका एक्सप्लेनेशन 3। आगे लिखा हुआ है मैटर कॉन्स्ट्रक्टिवली भी इशू हो सकता है, यानी मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू एक्चुअली में भी हो सकता है, जो हमारे और आपके बीच में डिस्प्यूट है। ये कॉन्स्ट्रक्टिवली भी हो सकता है, मतलब कि एक्चुअली में वो डिस्प्यूटेड नहीं था लेकिन फिर भी उसको मान लिया जाएगा इट इज अ मैटर विच इज डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। ये किस जगह पे होता है, अब इसको एक एग्जांपल से समझिएगा। सपोज दैट हमने एक प्रॉपर्टी के लिए आपके अगेंस्ट सूट फाइल करा कि हम उस प्रॉपर्टी के लिए इंटाइटल है। ठीक है, उसके लिए हमने ये कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास, हमने इसको इनहेरिट किया है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास आई है, इनहेरिट किया है। उसी केस के अंदर मेरे पास एक वसीयत भी थी उसी प्रॉपर्टी को लेके, वो वसीयत मेरे पास थी, हमें मालूम था। हमने कोर्ट में आपके अगेंस्ट सूट फाइल करा कि ये प्रॉपर्टी हमने विरासतन इनहेरिट करी है। कोर्ट में सूट फाइल किया, सूट डिसमिस हो गया, हमारा इनहेरिटेंस साबित नहीं हो पाया, और विल हम रखे हुए थे, हमने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया।
अब विल जो हमने इस्तेमाल नहीं किया, अब हम सोचें अरे सूट डिसमिस हो गया, चलो नया सूट फाइल करते हैं आपके अगेंस्ट उस विल के बेसिस पे। अब अगर हम उस विल के बेसिस पे आपके अगेंस्ट दोबारा सूट फाइल करेंगे तो सेकंड सूट में माना जाएगा कि वो विल जो थी वो कंस्ट्रक्टिवली इन इशू थी, क्योंकि हम उस विल को इस्तेमाल कर सकते थे ना, हमारे पास ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक था कि नहीं, उस विल को हम इस्तेमाल कर सकते थे। अगर किसी भी ग्राउंड को आई कुड और शुड हैव यूज्ड इन अ फॉर्मर सूट, उसको ट्रीट किया जाएगा मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। यही चीज इसके एक्सप्लेनेशन 4 में एक्सप्लेन करी गई है और एक्चुअली इन इशू 3 में करी गई है। ठीक है, आइए वापस चलते हैं। तो अब आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन 3 भी समझ में आ गया होगा, ये एक्चुअली इन इशू, और एक्सप्लेनेशन 4 भी चला समझ में आ गया होगा, कंस्ट्रक्टिवली इन इशू। अब हम लोग आते हैं एक्सप्लेनेशन 5 में। एक्सप्लेनेशन 5 कह रहा है एनी रिलीफ क्लेम्ड इन अ प्लेंट विच इज नॉट एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय द डिग्री, किसी प्लेंट के अंदर जो रिलीफ मांगी गई स्पेसिफिकली ग्रांट नहीं करी गई, शैल फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन के पर्पस के लिए माना जाएगा, डीम टू हैव बीन रिफ्यूज, कि उसको रिफ्यूज कर दिया गया। अब इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन 6। एक्सप्लेनेशन 6 जो है बेसिकली डील करता है रिप्रेजेंटेटिव सूट के ऊपर, कि अगर हमारे अगेंस्ट या हम सूट फाइल करते हैं रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में, यानी और लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो हम बोनाफाइड करते हैं तो उसके अंदर जितने लोग भी इंटरेस्टेड होंगे उन सब के ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाएगा और उनको माना जाएगा कि दे क्लेम अंडर द पर्सन सो लिटिगेटेड। अब इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन 7। एक्सप्लेनेशन 7 ये कहता है कि ये जो सेक्शन 11 है ये एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के ऊपर भी अप्लाई होगा। आगे एक्सप्लेनेशन 8 आता है एन इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइड बाय अ कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन। अभी हमने आपको बताया था कि 3 तरीके के ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट के, एक्सक्लूसिव, लिमिटेड, कॉन्करेंट, ये तीनों ही आ जाएंगे जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसके अंदर। तो वही चीज बताई गई कि अगर कोई इशू, सूट नहीं इशू, किसी ऐसे कोर्ट ने सुना है जो लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन एक्सरसाइज करता है, कॉम्पिटेंट टू डिसाइड, लेकिन उस इशू को डिसाइड करने के लिए वो कॉम्पिटेंट है, तो उस इशू को वो इशू ऑपरेट करेगा एज अ रेस जुडिकाटा, भले ही वो कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन कॉम्पिटेंट नहीं थी, पूरे जो सूट था पूरे सूट को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं थी। एक्सप्लेनेशन कुछ हम लोग लीडिंग और लैंडमार्क केसेस देख लेते हैं रेस जुडिकाटा के। इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं रेस जुडिकाटा के टॉपिक में, जैसे एक हो गया दरियाओ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1961, जिसके अंदर बताया गया कि रेस जुडिकाटा अप्लाई होता है रेट पिटीशंस के ऊपर भी। दूसरा एक है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन, ये कॉन्स्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का केस है जिसके अंदर कॉन्स्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा अप्लाई हुआ है। उसके अलावा है मथुरा प्रसाद वर्सेस दोषीबाई 1970 सुप्रीम कोर्ट, इसके अंदर कोर्ट ने बोला कि अगर कोई प्योर क्वेश्चन ऑफ लॉ है, अनरिलेटेड है फैक्ट से, तो उसके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। तो आई होप कि आपके काफी डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। हैव अ गुड नाइट।